तो दोस्तों स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। गाइस अपन चर्चा कर रहे थे नवंबर करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि ये लेक्चर अपना लेट हो गया है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से अपन जल्दी चर्चा नहीं कर पाए, तो कुछ बच गया है वो करंट अफेयर्स नवंबर का अपन यहाँ पर एक दो दिन में पूरा चर्चा कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले है आज प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के बारे में। दोस्तों इस योजना की शुरुआत है वो 6 नवंबर को की गई। पूछा जा सकता है इस योजना के बारे में क्योंकि न्यूज में रही है 6 नवंबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य है जो मध्यम वर्गीय छात्र हैं उनको हायर एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट उनको करना है, राइट। दोस्तों इस पहल के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में जो दाखिल लेने वाले छात्र हैं उनको बिना गारंटी कोलेटरल के ऋण प्रोवाइड हो सकेगा, राइट। बिना गारंटी के इनको ऋण प्रोवाइड करवाए जाने की बात की जा रही है। यह ऋण है गाइस वो लगभग 1 लाख छात्रों को दिया जाएगा, वो भी 1 साल के लिए, ठीक है। इसके लिए पात्रता कौन है कि मतलब कौन छात्र है जो इस योजना का पात्र होगा। तो गाइस जिस छात्र के पारिवारिक जो जिनके परिवार की आय है सालाना आय है वो 8 लाख रुपए तक हो, ऐसे व्यक्ति को ऐसे छात्र को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, वो भी 3% ब्याज सब्सिडी पर, राइट। और जिनके परिवारों की आय 4.5 लाख से कम है या उतनी है तो उनको ब्याज रहित ऋण है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना है वो हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को एक तरह का ऋण प्रोवाइड करने की योजना है, राइट। आगे है केंद्र सरकार की निक्षय पोषण योजना के तहत मासिक पोषण राशि है उसे 500 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है। तो गाइस जो निक्षय पोषण योजना है जो कि टीबी के जो रोग है उससे निपटने के लिए अप्रैल 2018 में इस योजना को शुरू किया गया था। इसके तहत व्यक्ति के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 500 रुपए दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर सरकार ने हाल ही में 1000 रुपए कर दिया है, राइट। ध्यान रखना 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिए हैं। जो टीबी होती है ट्यूबरक्लोसिस बीमारी होती है उसके निपटान के लिए निक्षय पोषण योजना है वो चलाई गई है। आगे है संपीड़ित बायोगैस सीबीजी संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2024 को किया गया। दोस्तों इस गौशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन किया गया अपने ग्वालियर में जो कि एमपी में स्थित है, राइट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को ग्वालियर के 100 टीपीडी गोबर आधारित संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया। दोस्तों यह जो आधुनिक आत्मनिर्भर आदर्श गौशाला है यह ग्वालियर का एक क्षेत्र है लाल टिपारा, वहां पर स्थित है, जो कि आदर्श गौशाला सीबीजी संयंत्र का सबसे बड़ी गौशाला मानी जा रही है। आदर्श गौशाला आधुनिक कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी संयंत्र वाली भारत की यह पहली आत्मनिर्भर आधुनिक गौशाला है। दोस्तों यह मध्य प्रदेश की पहली सीबीजी संयंत्र है जिसमें घरों से मवेशियों के जो गोबर है उसको एकत्रित किया जाता है, जो सब्जियों के अपशिष्ट होते हैं मंडियों से लिए जाते हैं, फल आदि के जो अपशिष्ट होते हैं इनसे बायोगैस तैयार किया जाता है, राइट। अपन जानते हैं सीबीजी के बारे में कि आखिरकार संपीड़ित बायोगैस होती क्या है, राइट। तो संपीड़ित बायोगैस है गाइस यह एक पर्यावरण के अनुकूल पर्यावरण के हिसाब से मतलब पर्यावरण में जो प्रदूषण नहीं फैलाने वाली एक महत्वपूर्ण गैस है। यह मुख्य रूप से जो कृषि के अवशेष होते हैं, साथ ही पशुओं का गोबर होता है, खाद्य अपशिष्ट, नगर पालिका का जो ठोस कचरा होता है, जैसे कार्बनिक पदार्थों के आवासीय जो उनके अवायवीय अपचयन से इसका उत्पादन होता है। दोस्तों इसमें मीथेन की मात्रा लगभग 90% होती है। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि के अंश मौजूद होते हैं, साथ ही इसमें कुछ मात्रा में नमी भी मौजूद होती है। दोस्तों बायोगैस को सीबीजी में परिवर्तित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और नमी जैसी अशुद्धियां हैं उनको दूर करने के लिए इसको शुद्धिकरण के चरणों से नियोजित किया जाता है। तत्पश्चात शुद्ध की गई मीथेन गैस को उच्च दाब में संपीड़ित किया जाता है, आमतौर पर लगभग 250 बार या उससे अधिक या इसे संपीड़ित किया जाता है, जिसके कारण इसे संपीड़ित बायोगैस कहा जाता है।
इसकी विशेषता की बात करें तो ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है, उसी के समान इसमें कैलोरी मान होता है और गुण होता है। साथ ही इसे ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में यह कार्य करता है। इसके प्रयोग की बात करें तो यह ऑटोमोटिव, औद्योगिक, वाणिज्यिक आदि क्षेत्र होते हैं, उनमें इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, राइट? आगे है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम के बारे में। दोस्तों हाल ही में इस स्कीम की शुरुआत की गई 6 नवंबर को। ध्यान रखना, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ये वन नेशन कार्ड, ये वन से जुड़े हुए बहुत सारी स्कीमें हैं गवर्नमेंट की। तो ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है। तो 6 नवंबर की इसकी शुरुआत की गई। केंद्र सरकार ने जो विद्वानों के शोध लेख पत्र होते हैं, जो रिसर्च जो पेपर होते हैं, साथ ही पत्रिकाओं की जो देशव्यापी पहुंच, जो रिसर्च पेपर होते हैं आदि को पूरे देश में पहुंचाने के लिए 3 वर्ष के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। दोस्तों इस योजना का समन्वय है वो सूचना पुस्तकालय नेटवर्क है, जो कि यूजीसी के तहत एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय उसके द्वारा किया जा रहा है। पारंपरिक शैक्षणिक प्रकाशन पे टू रीडर मॉडल पर निर्भर करता है, जहां पुस्तकालय और संस्थान प्रकाशित शोध तक पहुंचने के लिए शुल्क का भुगतान करते हैं, राइट? दोस्तों इस योजना का उद्देश्य पूरे भारत में छात्र और जो शोधकर्ताओं के बीच के लिए जो उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच है, उनको लोकतांत्रिक रूप से सभी के पास पहुंचाया जाए। साथ ही टीयर 2 और टीयर 3 जो शहर हैं, उनमें रहने वाले लोगों को इसका लाभ हो सके, राइट? कहने का मतलब ये है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना है, जो कि 6 नवंबर को शुरू की गई है सूचना पुस्तकालय नेटवर्क के अंदर, जिसमें जो रिसर्च पेपर होते हैं इसी को एक ही सब्सक्रिप्शन लेकर 3 वर्ष के लिए आप कोई भी चीज है वो रिसर्च वगैरह पेपर को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आगे आता है अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में इनका जो अटल इनोवेशन मिशन है, इसे 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है, राइट? कब तक? 2028 तक अटल इनोवेशन मिशन को। इस मिशन का दूसरा चरण है वो देश में इनोवेशन उद्यमिता के वातावरण का विस्तार करेगा, साथ ही मजबूती और गहराई भी उसे प्रदान करेगा। दोस्तों इस मिशन से सभी क्षेत्रों में बेहतर नौकरियां प्रोवाइड हो सकेगी, नवीन उत्पाद, उच्च प्रभाव वाली सेवाएं हैं वो भी उपलब्ध कराई जा सकेंगी, राइट? अटल इनोवेशन मिशन के बारे में बात की जाए तो इसे वर्तमान गवर्नमेंट द्वारा 2016 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर स्कूलों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, साथ ही एमएसएमई और उद्योगों में जो नवाचार है, उद्यमिता है, उसकी स्वीकृत संस्कृति को बढ़ावा देना है और उसका प्रचार करना है। अटल इनोवेशन मिशन कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा चलाया जा रहा है, कौन सी संस्था द्वारा चलाया जा रहा है? दोस्तों ये आईएएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। अटल इनोवेशन मिशन कौन सी संस्था द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है अपनी नीति आयोग द्वारा, राइट? आरएस में भी पूछा जा सकता है अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। तो ये अपन ने चर्चा की जो भी नेशनल स्तर पर योजनाएं थी उनके बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे नेशनल स्तर की जो भी कुछ अन्य फैक्ट हैं जो करंट के छूट गए नवंबर माह के, उनके बारे में। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।